चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। सोचिए हम 15वीं सदी के बिल्कुल अंत में हैं। ये एक ऐसा दौर है जब दुनिया बहुत तेजी से बदल रही थी और भारत के बेहिसाब खजानों तक पहुंचने के लिए पूरी दुनिया में एक होड़ सी मची हुई थी। ये सिर्फ किसी खोज की कहानी नहीं है, ये व्यापार, लालच और जीत की एक ऐसी कहानी है जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? मतलब यूरोप से आए कुछ व्यापारी देखते ही देखते एक पूरे उपमहाद्वीप के मालिक कैसे बन बैठे? यही सवाल हमारी आज की इस पड़ताल का सबसे अहम हिस्सा है। तो चलिए इतिहास के इस बेहद दिलचस्प लेकिन उलझे हुए अध्याय में उतरते हैं। देखिए, हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े संकट से। 1453 में जब उस्मानिया सल्तनत ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया तो यूरोप और भारत के बीच का जो जमीनी रास्ता था वो रातों रात बंद हो गया। अब यूरोप में तो भारतीय मसालों के बिना काम ही नहीं चलता था और उन्हें लाने का कोई और रास्ता बचा नहीं था। बस इसी जरूरत ने एक नए समुद्री रास्ते की तलाश को जन्म दिया। और बस यहीं से शुरू होता है हमारी कहानी का पहला पड़ाव, वो हैरत अंगेज पुर्तगाली अभियान जिसने दुनिया के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। ये तारीख जरा याद रखिएगा, 20 मई 1498। महीनों तक समंदर से लड़ने के बाद वास्को द गामा का जहाज आखिरकार केरल के कालीकट तट पर आ लगा। और मजे की बात यह है कि उसे यहाँ तक का रास्ता दिखाने वाला भी एक भारतीय ही था, एक गुजराती नाविक जिसका नाम था अब्दुल मजीद। ये सिर्फ एक खोज नहीं थी, ये दो अलग अलग दुनियाओं का एक ऐतिहासिक मिलन था। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। सच कहूँ तो ये दिमाग चकरा देने वाला है। जब वास्को द गामा मसालों से लदा अपना जहाज लेकर पुर्तगाल वापस लौटा तो उसे अपनी पूरी यात्रा पर हुए खर्च से 60 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ। बस इस एक नंबर ने पूरे यूरोप में जैसे आग लगा दी। हर कोई अब पुर्तगाल के पीछे पीछे भारत पहुंचना चाहता था। तो रास्ता तो मिल गया, लेकिन कहानी सिर्फ रास्ते की खोज तक ही नहीं रुकी। पुर्तगालियों की रणनीति बहुत तेजी से बदली। सीधे साधे व्यापार से वो अब एक ताकतवर नौसैनिक साम्राज्य बनाने की तरफ बढ़ चले। तो उन्होंने अपना कंट्रोल जमाया कैसे? उनका एक बहुत बड़ा हथियार था काटाज सिस्टम। अब ये था क्या? इसे एक तरह का समुद्री पास या लाइसेंस समझ लीजिए। हिंद महासागर में व्यापार करने वाले किसी भी जहाज को जो पुर्तगाली नहीं था, ये काटाज खरीदना ही पड़ता था। और अगर नहीं खरीदा तो पुर्तगाली जहाज हमला कर देते थे। ये खुले समुद्र पर एक तरह की गुंडागर्दी थी। ये धमकी पुर्तगालियों की असलियत को साफ साफ दिखाती है। उनका इरादा बिल्कुल साफ था, समंदर पर एक छत्र राज करना। वो अब सिर्फ व्यापारी नहीं रहना चाहते थे, वो समंदर के नए बादशाह बनना चाहते थे। पुर्तगालियों की ये दो रणनीतियां दिखाती हैं कि उनकी भूख कितनी तेजी से बढ़ रही थी। पहले गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की सोच थी ब्लू वाटर पॉलिसी, मतलब सिर्फ समंदर पर राज करो। लेकिन उसके बाद जो अल्बुकर्क आया, उसने खेल ही बदल दिया। उसने कहा नहीं, हमें जमीन भी चाहिए। और उसने 1510 में गोवा जैसे तटीय किलों पर कब्जा करके भारतीय जमीन पर एक स्थायी साम्राज्य की नींव डाल दी। लेकिन पुर्तगाली इस खेल में ज्यादा दिन अकेले नहीं रहने वाले थे। जल्द ही यूरोप से डच, अंग्रेज और डेनिश भी आ पहुंचे। पर इस बार जो लोग आए वो अलग थे। उन्हें कोई राजा नहीं भेज रहा था, बल्कि उन्हें चला रही थी बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां। अब खेल के नियम बदलने वाले थे। इस स्लाइड पर ये फर्क साफ दिखता है। एक तरफ पुर्तगाली थे जिनका मकसद था साम्राज्य और धर्म का प्रचार, और दूसरी तरफ थे डच और अंग्रेज जिनकी ईस्ट इंडिया कंपनियों का एक ही मकसद था, प्रॉफिट, प्रॉफिट और सिर्फ प्रॉफिट। ये राजशाही मिशन से कॉर्पोरेट मिशन की तरफ एक बहुत बड़ा बदलाव था और इसके नतीजे भी बहुत बड़े होने वाले थे। और फिर आया वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया। 1612 में स्वाली की लड़ाई। सूरत के पास हुई इस एक लड़ाई में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को बुरी तरह हरा दिया। इस जीत ने पुर्तगालियों के अजेय होने का भ्रम तोड़ दिया और अंग्रेजों के लिए मुगल दरबार के दरवाजे खोल दिए। और ये फैक्ट तो सच में कमाल का है। 1662 में अंग्रेजों को पूरा का पूरा बॉम्बे शहर दहेज में मिल गया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे राजा से सिर्फ 10 पाउंड सालाना के किराए पर ले लिया। जरा सोचिए, एक छोटे से घर की कीमत पर पूरा शहर। इससे पता चलता है कि अंग्रेज कितने सस्ते में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे। हाँ, इस दौड़ में हर कोई कामयाब नहीं हुआ। डेनमार्क वालों ने भी कोशिश की, लेकिन वो ज्यादा टिक नहीं पाए।
आखिरकार उन्होंने बिना लड़े ही अपनी सारी बस्तियां अंग्रेजों को बेच दी। इससे पता चलता है कि ब्रिटेन कैसे चुपचाप छोटे मोटे खिलाड़ियों को निगलकर अपनी ताकत बढ़ा रहा था। तो अब मैदान में सिर्फ 2 ही महाशक्तियां बची थीं, ब्रिटेन और फ्रांस, और उनकी सदियों पुरानी दुश्मनी का आखिरी और सबसे बड़ा अखाड़ा भारत बनने वाला था। फ्रांसीसियों के पास एक तुरुप का इक्का था, जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले। डुप्ले ने एक ऐसी तरकीब निकाली जो पहले किसी ने नहीं सोची थी। उसने भारतीय राजाओं की आपसी लड़ाई में दखल देना शुरू कर दिया। वो एक राजा का साथ देता, उसे जितवाता और बदले में उससे जमीन और ताकत हासिल कर लेता। इस रणनीति से एक वक्त तो ऐसा लगा कि पूरा दक्षिण भारत फ्रांस के कब्जे में आ जाएगा। लेकिन हर खिलाड़ी का एक तोड़ होता है, और अंग्रेजों के पास डुप्ले का जवाब था रॉबर्ट क्लाइव। सोचिए, एक मामूली क्लर्क से कमांडर बना ये शख्स। क्लाइव ने डुप्ले की ही चाल को कॉपी किया और उसे इतना बेहतर बना दिया कि फ्रांसीसी अपने ही खेल में हार गए। इन दोनों के बीच जो कर्नाटक युद्ध हुए वो किसी शतरंज की बाजी से कम नहीं थे। चाल पे चाल, कभी फ्रांसीसी आगे तो कभी अंग्रेज। ये एक बहुत ही लंबा और थका देने वाला मुकाबला था, जिसका नतीजा भारत का मुकद्दर लिखने वाला था। और फिर 1760 में वांडीवाश की लड़ाई ने आखिरकार फैसला सुना दिया। ये वो निर्णायक जीत थी जिसने भारत में फ्रांसीसी ताकत की कमर तोड़कर रख दी, हमेशा के लिए। 150 साल से चली आ रही ये दौड़ अब खत्म हो चुकी थी और विजेता सिर्फ एक था, ब्रिटेन। लेकिन ये कहानी सिर्फ जीत हार की नहीं है। ये जो यूरोपीय शक्तियां आईं, वो अपने पीछे भारतीय जमीन पर बहुत कुछ छोड़ गईं। कुछ अच्छी चीजें, कुछ बुरी और कुछ बेहद हैरान करने वाली। मिसाल के तौर पर पुर्तगालियों को देखिए। आज हम जो आलू, पपीता या तंबाकू इस्तेमाल करते हैं, ये सब उन्हीं की देन है। और तो और भारत का सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस भी वही गोवा में लेकर आए थे। आज ये चीजें हमारी जिंदगी में इतनी रच बस गई हैं कि हमें याद भी नहीं कि ये कभी बाहर से आई थीं। वहीं दूसरी तरफ डच और अंग्रेजों की विरासत थोड़ी अलग थी। वो अपने साथ स्टॉक एक्सचेंज और जॉइंट स्टॉक कंपनी जैसे नए बिजनेस आइडियाज लेकर आए। उन्होंने बॉम्बे और कलकत्ता जैसे बड़े बड़े शहर बसाए। और हाँ, अंग्रेजी भाषा, जिसे उन्होंने प्रशासन का हथियार बनाया और जिसने एक नए किस्म के राज की नींव रखी। तो यूरोपियों के बीच की ये दौड़ तो खत्म हो गई थी, लेकिन भारत पर शासन का एक नया दौर अब बस शुरू ही होने वाला था। अब सवाल ये था, आखिर कैसे एक अकेली कंपनी, एक ट्रेडिंग कंपनी, एक पूरे उपमहाद्वीप पर कब्जा करने में कामयाब हो गई? इसका जवाब जानेंगे हम अपनी अगली पड़ताल में।